जी नमस्कार। 5 बज चुके हैं। प्रश्नकाल में आज फिर किसी सियासी चर्चा को लेकर के हम कोई गहमागहमी यहाँ नहीं है। यहाँ फिर आज होगी कुछ जनहित की बात। वर्षों से इंतजार कर रहा है एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में है, शिक्षा मित्र। नाम में इनके आगे लगा है मित्र। ये तो शिक्षा के मित्र हैं, सरस्वती के साधक हैं, लेकिन इनका कोई मित्र नहीं बन पाया इस 21 साल में। इनका मित्र, ये अपने एक मित्र की तलाश कर रहे हैं कि कोई इनका दुख दर्द समझे। ऐसा कोई मित्र तो उत्तर प्रदेश में आए। दर्द समझिए आप, 33,000 ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टीईटी क्वालिफाइड हैं, लेकिन मुख्य धारा के शिक्षक में गिने जाने की इच्छा उनकी अभी भी दिल में बैठी हुई है। वो मुख्य धारा के शिक्षक अभी भी नहीं, अभी भी शिक्षा मित्र कहे जा रहे हैं। 10,000 रुपये मानदेय है। 3,500 से 10,000 के मानदेय तक पहुंचाकर तमाम राजनेता, राजनीतिक दल अपने अपने पीठ थपथपा चुके हैं। लेकिन आप सोचिए, हम तमाम सरकारी विभागों की बात करते हैं, जो महंगाई भत्ता पिछले 2 दशक में बढ़ा होगा। अगर महंगाई भत्ता जुड़ जाता ना 3.5 पे, उतना महंगाई भत्ता तो 10,000 से ज्यादा होता। तो कोई एहसान नहीं किया है राजनीतिक दलों ने, सिर्फ इनके साथ धोखा हुआ है। और वो धोखा आपसी राजनीतिक आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हुआ है। ये मैं मानता हूं और खुल के कहता हूं। 1,40,000 शिक्षा मित्र और हैं, 33,000 टीईटी क्वालिफाइड, इसके अलावा 1,40,000 वो भी आज तक अपने आंखों में कुछ सपने संजोए हुए हैं, दिल में कुछ अरमान दबाए हुए हैं। उम्मीद नहीं लग रही कि कोई पूरा करेगा। वादे बहुत बड़े बड़े लोगों ने किए हैं। कुछ मैं थोड़ा सा मामला बता करके उसके बाद अपने इन्हीं साथियों से मैं इनकी जुबानी सबको सुनवाऊंगा। आपको मैं थोड़ा सा मामला ये बताऊं कि जब 68,500 शिक्षकों की भर्ती निकली, तो उसमें 40 से 45 कोटे के लिए 40% और सामान्य के लिए 45% का पासिंग मार्क रखा गया। परीक्षा के बाद उसमें यह हुआ कि इसको परीक्षा के बाद नहीं, इसको 40-45 को 33% पे किया गया। 33% पे कर दिया गया 21 मई को। अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो बाकी अभी साथी सब सुधारेंगे जो इस विषय को झेल रहे हैं। इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता। आपने खेल शुरू किया था 40-45 पे कि कोटे के लिए 40% पासिंग, सामान्य के लिए 45%। अब खेल के बीच में नियम नहीं बदलेगा, 33% आप क्यों करोगे? तो कुल मिला जुला करके सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जो वर्डिक्ट दिया, उसके बाद 28,000 पद रिक्त रह गए। 28,000 पद। वो पद रिक्त रहे। अगली भर्ती आई 69,000 की। 69,000 की भर्ती में परीक्षा के अगले दिन सरकार ने 60 और 65 का पासिंग मार्क नहीं, इस बार कट ऑफ रख दिया। 60-65 कोटे के लिए 60, सामान्य के लिए 65। अब इस बार का सुनिए आप, जब आपने उस समय खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकता है, तो इस बार परीक्षा के बाद नियम कैसे बन गया? पहले ही खेल, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल जो खेलने गए थे, पहले नियम बना के जाते। परीक्षा के अगले दिन 6 तारीख को शायद परीक्षा हुई और 7 तारीख को जीओ आया कि 60 और 65 का कट ऑफ रहेगा। तो जिस खेल में खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदलना था, बीच में नहीं बदलना था, वहां पर परीक्षा के बाद नया नियम कैसे बना दिया गया? सवाल ऐसे ढेर सारे हैं। इन सवालों को बल तब मिलेगा और तथ्य तब आएंगे जब इसके शिकार, इसके पीड़ित हमारे साथी अपनी पीड़ा स्वयं बताएंगे। मैं आपको पहले
हमारे साथ जो आज जुड़े हुए पीड़ित हमारे साथी हैं वो, और अन्य मेहमान, उनसे आपका परिचय करवा दूं। शबनम पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम शुरू होने के बाद ऑन एयर मैं इनको एक बार बधाई दूंगा कि आज से करीब हफ्ते भर पहले युवा कल्याण अधिकारी योगी सरकार की पहली विज्ञापन संख्या 1 पहली भर्ती थी, जो बहुत लंबे समय से 2018 तक अब तक रिजल्ट का जो है इंतजार कर रहे थे बच्चे। हफ्ते भर पहले इस विषय पर हमने लंबी चर्चा की और शबनम जी से मैंने ये आश्वासन मांगा था कि इस पर एक बार संगठन में, पार्टी में बात जरूर करिएगा। 3 दिन पहले उसका नतीजा आया। उन बच्चों ने लगातार तमाम संदेश मुझे भेजे, बधाई, लेकिन उस बधाई में एक बड़ा हिस्सा, मेरा तो कोई क्रेडिट नहीं है, मैं सिर्फ माध्यम हूं, बड़ा हिस्सा शबनम पांडे जी का है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। देखिए, माध्यम तो मैं भी हूं, इसलिए बधाई के पात्र तो वो अभ्यर्थी हैं जो उत्तीर्ण हुए और जिन्हें नौकरी मिली। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देश की सेवा बहुत ईमानदारी और जी जान से लग के करें, यही मेरी उम्मीद भी है। बस उनको नियुक्ति पत्र वक्त से दिलवा दीजिएगा। उसके अलावा महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं। महंत राजू दास शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझे हैं और महंत राजू दास अब इसको हनुमान जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से करवाना चाहते हैं। इसलिए महंत राजू दास भी आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संतोष दुबे हमारे साथ हैं, शिक्षा मित्र हैं। संतोष भट्ट जी हैं, ये प्रदेश प्रभारी हैं शिक्षा मित्र संघ के। और अभय कुमार सिंह हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षा मित्र संघ के। इसके अलावा और मैं बता दूं, अभी से आगे सवाल होंगे, इसलिए सब लोग जान लें कि सवाल कितने कड़क होंगे और पीड़ा को सुनना सबको पड़ेगा। 18 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं ये अभय कुमार सिंह। अब इनकी पीड़ा आप सब लोग समझ सकते हैं, 18 बार मिल चुके हैं। इसके अलावा विवेक कुमार पांडे हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब विषय पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं संतोष भट्ट के पास चलूंगा। संतोष भट्ट जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, संतोष भट्ट जी, आप सबसे पहले पूरे प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया हैं, सबको आप बताइए किस तरीके से आप लोगों के साथ 2 भर्तियों में 2 बार अलग अलग कानून और नियम की बात आई। कभी बीच में कानून जो है खेल के में बीच में नियम नहीं बदलने की बात कही गई, और कभी खेल शुरू होने के बाद 1 ओवर होने के बाद 3 के बजाय 4 स्टैंप लगा दिए गए। बोलिए। जी नमस्कार। हाँ बोलिए, अपनी बात आप रखिए। जी नमस्कार। बोलिए। हाँ बोलिए आप। देखिए सर, ये जब हम लोग 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को बर्खास्त किया, तो उसने निर्देश दिया कि इनको राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि इनको आप अपनी तरह से समायोजित करें। और उस समय 22,000 शिक्षा मित्र पास थे। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए एक ओलाई परीक्षा कराया। परीक्षा जब कराया इन्होंने 68,500 में इन्होंने कटाप रखा 40-45। पुनः राज्य सरकार ने परीक्षा के 1 हफ्ता पहले कटाप कर दिया 30-33। उसके बाद लोग कोर्ट गए, अंतरिम आदेश पे 40-45 हुआ और राज्य सरकार ने भर्ती कर दी। कोर्ट ने कहा कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। पुनः चलिए, अब खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। अगली परीक्षा जब आई 69,000 की, उसमें इन्होंने 0 कटाव रखा। और 0 कटाव जब इन्होंने रखा तो ठीक है, लोग अस्वस्थ हो गए कि हम पास होंगे। उसके परीक्षा 6 मई के बाद 7 जनवरी को इन्होंने ये किया, इन्होंने कटाफ जो है 60-65 लगाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भारांक दिया था हमको 25 नंबर का, उस भारांक को रोकने के लिए हमेशा इन्होंने मेढ़ ही बांधा
और सर आप ये, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र 21 साल सेवा किया, उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वेटेज दिया और इन्होंने पासिंग मार्क रूपी अवरोधक और 69,000 में कोर्ट को गुमराह करके ये कराया गया, वहां कट ऑफ पे फैसला कराया गया, कट ऑफ पे कराया गया। और कोर्ट ने कहा अगर परीक्षा से पहले 68,000 में खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते तो 69,000 में खेल के बाद में नियम बदले जाते हैं। हमारी प्रतियोगिता हमारे बच्चों की उम्र के बच्चों से कराई गई, हम विद्यालय में पढ़ाते रहे, हमको एक दिन का अवकाश नहीं दिया गया। सर आप बताएं, जब हम शिक्षा मित्र थे तो गांव के सबसे अच्छे पढ़े लिखे थे हम लोग, और हम मेरिट बेस से आए थे, सबसे अच्छी मेरिट हमारी थी और उसके आधार पे हम आए थे। लेकिन अब आप बताइए, हमारी उम्र जैसे 40-44 साल है, हमारे बीएड बीटीसी की उम्र 25 साल है, हमारी प्रतियोगिता उनसे कराई गई, वो फ्री है और न्याय संगत तरीका भी नहीं हमारे साथ अपनाया गया। हमको एक पासिंग रूपी अवरोधक बीच में बाधा गया। सर जी ठीक है, अब मैं आऊंगा आपके पास भट्ट साहब। फिर जितना मैंने समझा शबनम जी इनकी बात से सर, मैं फिर अभी आऊंगा भट्ट साहब, फिर आऊंगा। पूरी चर्चा सिर्फ आप लोग के लिए है और किसी की बात मुझे नहीं करनी। इसमें मुझे जो समझ में आया, पहली बात तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का ही जो है यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, अब बाप और बेटे को एक साथ दौड़ा रहे हो 100 मीटर की रेस, तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये तो नहीं है, पहली बात। बाकी भारांक का जो मसला शायद आपने समझा होगा, कोर्ट ने कहा कि चलो जो कहे कि बाप बेटे की रेस नहीं, एक साथ 100 मीटर की फर्राटा होनी चाहिए, तो कोर्ट ने इनको 25 अंक भारांक दिया, वेटेज दिया कि जितना इनका नंबर होगा उसमें 25 नंबर जोड़ दिया जाए। अब किया क्या देखिए, हर चीज चिट भी मेरी पट भी मेरी, आगे वाला बाकी आप लोग समझें। आगे जो इनका भारांक 25 कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो कर दिया कि कट ऑफ पार करने के बाद, जहां तक मैं समझा, भी कंफर्म करूंगा मैं अभय जी से, कि कट ऑफ पार करेंगे तब भारांक जुड़ेगा। आप देखिए भारांक जो वेटेज 25 नंबर का मिला, उसको भी खाने का कितना बेहतर उपाय निकाला अधिकारियों ने। मैं राजनेताओं को नहीं कहूंगा, ये सब इतने जो है ऐसे बुद्धि दिमाग अधिकारी ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभय जी आवाज आ रही है आप तक? अभय कुमार सिंह आप अनम्यूट करिए, मोबाइल नीचे अनम्यूट करिए, ऑडियो म्यूट है आपकी। हाँ आ रही है आवाज अब अभय जी? हाँ अभय सिंह, मैं आपसे समझूंगा, आप पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष हैं। ये मसला मैंने अभी जो भट्ट साहब से समझा कि एक तो भारांक में खेल हुआ, दूसरा जिस जमाने से आप लोग 21 साल 20 साल से जो काम कर रहा है, उस जमाने में तो मुझे शायद जहां तक याद है टीईटी वगैरह जैसा कुछ था भी नहीं। और तीसरी बात, मैं एक साथ आपसे कई सवाल लूंगा, आप 18 बार मुख्यमंत्री से मिले हो, ये मेरे जानकारी में आया है, तमाम सुबह से जो शिक्षा मित्रों से मैं संपर्क में हूं। 18 बार मुलाकात में, इतने में तो भागीरथ गंगा उतार ले आए थे हिमालय से। मुख्यमंत्री जी क्या कहे आखिर आपसे? देखिए, जब हम लोगों का समायोजन रद्द हुआ था 25 जुलाई 2017 को, उसके बाद सरकार ने 2 भर्ती निकाली थी, 68,500 और 69,000 की। 68,500 में इन्होंने पासिंग मार्क्स जो रखा था 40-45, लेकिन 6 मई 2018 को राजप्रताप सर के साथ और मुख्यमंत्री जी और वहां तो मुख्य सचिव महोदय भी मौजूद थे, उनके साथ एक बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर। वहां उन्होंने पासिंग मार्क्स को कम किया था और 30-33 किया था, आरक्षित वर्ग के लिए 30%, अदर सामान्य के लिए 33%, जिसका बाकायदा जियो 21 मई 2018 को जारी उन्होंने कर दिया था। 21 मई 18 के बाद 27 मई को एग्जाम होता है और 5 जून 2018 को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन पर बधाई देने जाते हैं। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चाहते हैं, हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि सारे टेट पास शिक्षा में अध्यापक बन जाए, और जो टेट पास नहीं है उनके लिए हम एक कमेटी का निर्माण करने जा रहे हैं, और एक कमेटी बना के न्यायालय से समझ बूझकर इसे एक ऐसा रूप देंगे ताकि आगे आने वाली सरकार उन पर कोई राजनीति न कर पाए और शिक्षा मित्र
निश्चिंत होकर आजीवन नौकरी कर सके, जो उनकी एज 62 साल की अवस्था तक होती है नौकरी करनी। ऐसा आश्वासन 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री से मिला पूरे। उसके बाद 69,000 की भर्ती आती है, 68,500 में स्टे हो जाता है एक पासिंग मार्क्स को लेकर। जब रिजल्ट आता है तो जब पहली बार रिजल्ट आता है तो 41,556 अभ्यर्थी पास होते हैं। कुछ अभ्यर्थियों को असंतुष्टि नहीं मिलती है तो पुनः जांच की मांग करते हैं, तो पुनः 4,600 के लगभग अभ्यर्थी पास होते हैं। फिर वही काफी तीसरी बार जांच होती है तो 9 लड़के और पास होते हैं। फिर काफी कोर्ट द्वारा जांच होती है तो 138 लड़के और पास होते हैं। ये परीक्षा कैसे हुई कि जितनी बार काफी जांच हो रही है उतनी बार कुछ ना कुछ अभ्यर्थी पास होते चले जा रहे हैं। और इन्होंने 30-33 को जो स्टे हुआ उसको कोर्ट ने यह पूछा कि आपने इसको पासिंग को क्यों चेंज किया, मुझे जवाब दीजिए। सारे अधिकारी उस समय चुप बैठ गए, किसी ने कोर्ट में कोई जवाब नहीं लगाया और मुझे 30-33 नहीं हो पाया। 69,000 की भर्ती में हम लोग लग गए। 69,000 भर्ती में कोई पासिंग क्लियर नहीं किया गया। जब 6 जनवरी 2019 को 69,000 का परीक्षा होता है, परीक्षा देने के बाद हम लोग घर आते हैं, अगले दिन ये पता चलता है 7 जनवरी को कि पासिंग मार्क्स रखा गया जिसका परसेंटेज 60% और 65% है। इसके लिए हम लोग कोर्ट जाते हैं कि आपने अभी 68,500 में 30-33 को नहीं माना कि बाद में चेंज हुआ है, 69,000 में आपने कैसे मान लिया। हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का ऑर्डर आता है कि आप 40-45 पर ही भर्ती करिए, क्योंकि पिछली भर्ती आप 40-45 पासिंग पर किए हैं। लेकिन डबल बेंच में हमें हार मिलती है, सुप्रीम कोर्ट से हार मिलती है और ये भर्ती 60-65 को हो जाती है। इन सब के अलावा जो शेष शिक्षा मित्र हैं जिनके लिए बार बार एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी की पहली बैठक 20 अगस्त 2018 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी थे, वो कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। एक बार मैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे मैंने 2 बार मिला। उनसे कहा कि आप शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ निर्णय लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री से बात कीजिए और शिक्षा मित्रों के लिए एक विकल्प निकालिए। माननीय मंत्री जी का ऐसा शब्द सुनकर मैं अवाक रह गया। उन्होंने यह कहा मुझसे कि शिक्षा मित्रों के प्रकरण मेरे मंत्रालय से निकल चुका है, इसके बारे में डिप्टी सीएम और सीएम ही कुछ कह सकते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ न कहवाइए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी रोजी रोटी छीन जाएगी, मेरा दाना पानी बंद हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया कि जब मैं अपनी समस्या अपने बेसिक शिक्षा मंत्री से न कहूं तो क्या मैं बाढ़ मंत्री से कहूं, सिंचाई मंत्री के पास जाऊं या कृषि मंत्री के पास जाऊं या राजस्व मंत्री के पास जाऊं। हेलो, हाँ अभय जी, मैं रुका हुआ था कि कुछ और कहना, मैं आपके पास फिर आऊंगा अभय जी। अभय जी के पास जाने के बाद पूरी तस्वीर शबनम जी साफ हो गई है। मैं अभी हमारे साथ और हमारे साथी हैं संतोष दुबे, वहां भी चलूंगा, लेकिन 2-3 अब बड़े सवाल हैं। पहला बड़ा सवाल ये कि ये बार बार नियम, ये आईसीसी जो यहाँ पे वो बना रही है बीसीसीआई जो यूपी में शिक्षा मित्रों के लिए, ये कौन लोग हैं कि बार बार नियम बदल रहे हैं। कभी खेल के बीच में नियम बदल देते हैं, कभी पहले नियम नहीं लाते हैं, 2 ओवर के बाद बताते हैं कि हेलमेट पे भी लगने पे एलबीडब्ल्यू हो जाओगे, नए नए नियम बताते हैं। और उसके अलावा ठीक है, अभी उनको लाइन पे रखिए। इसके अलावा उन शिक्षकों के बारे में भी मैं चाहता हूं कि सरकार उन शिक्षकों के, भाई कापी शिक्षा मित्र की कापी जांचा तो शिक्षक कोई होगा, उन शिक्षकों के बारे में भी चाहता हूं कि आप सरकार से पता करवाइए, कम से कम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर उनको बड़ा भारी सम्मान मिले कि जय बार कॉपी जांचे उतने बार पास होने वाले विद्यार्थी, पास होने वाले शिक्षा मित्रों की संख्या बढ़ती रही, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती रही। अद्भुत है। यही चीजें तो उत्तर प्रदेश को मतलब अलग खड़ा कर देती हैं पूरी दुनिया में। ये भी अद्भुत बात है। और तीसरी सबसे अद्भुत बात, 3 सवाल लेके आ रहा हूं आपके पास। तीसरी सबसे अद्भुत बात कि एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री ये कहता है अपने विभाग के एक पीड़ित व्यक्ति से जो कुछ अपनी मांग लेके गया है कि मैं इस मामले पे नहीं बोलूंगा, क्यों मेरी रोजी रोटी दाना पानी छीनना चाहते हो, ये बड़ा राजनीति का खेल है, इसमें इस विषय पर हमसे कुछ नहीं बुलवाओ। उस व्यक्ति को उसके लिए किसी नए पुरस्कार का जो है अन्वेषण करे भारतीय जनता पार्टी, ऐसे मंत्री। इन तीनों विषय पे आप एक साथ टिप्पणी करिए क्योंकि मामला अभी बहुत लंबा है। ये
जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि बार बार नियमों को बदला गया, निश्चित तौर पे नियम को बार बार नहीं बदला जाता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, नियम एक होना चाहिए, नियम बहुत मजबूत होनी चाहिए। और हम किसी और की नहीं, छोटी मोटी नौकरियों की नहीं, एक शिक्षक की जो कि देश को शिक्षा देता है, देश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, देश के नींव को मजबूत करता है, हमारे भावी नागरिकों को बनाता और शिक्षित करता है। उस शिक्षक का मापदंड, उन्हें चयन करने का मापदंड बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। अगर 30-35 पे करते हैं तो निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्य की बात है। अगर ऐसे में शिक्षक जो 30-35% पा के शिक्षक बनते हैं तो वैसे ही शिक्षक बनेंगे जैसे कि बार बार कॉपी चेक करने पे नंबर बदल रहे हैं, आपने ये किया। तो कहीं ना कहीं जब भर्ती हुई थी उस वक्त इन सब चीजों का, जब 2000 से 3000 के मानदेय दिए जाते थे, उस वक्त भर्ती करते समय निश्चित तौर पे ये देखना चाहिए कि हम जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में ला रहे हैं, जिन्हें हम भावी नागरिकों को शिक्षित करने का बेड़ा दे रहे हैं, उनकी शिक्षा वो कितने शिक्षित हैं। और देखिए, किसी भी पद पे चयन करने के लिए अगर हम उम्र का करें कि देखिए, दौड़ अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है। आप जितने उम्र दराज होते जाएंगे, शिक्षा के प्रति लगाव है, आपका शिक्षा का अनुभव आपको बेहतर शिक्षित करता है और आप बेहतर शिक्षा में के परीक्षा में आप खाली एक बात पे टोकूंगा मैं, शबनम की एक बात पे केवल टोकूंगा, आप उसके बाद कंटिन्यू रखिएगा। जिस जमाने में ये शिक्षा मित्र आए, शिक्षा की सेवा करने, छात्रों को पढ़ाने, गांव देहात में शिक्षा की अलख जगाने, ज्योति जगाने, जो आप शब्द कहें, उस जमाने में ये प्रबंध, ये व्यवस्थाएं जो आज टीईटी है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हैं, ये तब नहीं थे। तब बीएड बीटीसी पे होता था, ये बीएड बीटीसी करके आए थे। अब मान लिया एक जमाना था, खाली उदाहरण आप समझिए कि एक समय में उसी उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन के चीफ इंजीनियर जो उत्तर प्रदेश में विभाग का मुखिया रहा, वो पॉलिटेक्निक की डिग्री लेके आया था। वो पॉलिटेक्निक पास हुआ करता था इंजीनियर। अब पॉलिटेक्निक पास इंजीनियर जब वो चीफ बनता था प्रदेश में, तो उसके नीचे तमाम बीटेक एमटेक इंजीनियर काम करते थे। वो जमाना, क्योंकि जिस जमाने में उसने पॉलिटेक्निक किया, तब पॉलिटेक्निक से ही जो है योग्य आदमी चुन के रख लिए जाते थे। अब आज की तारीख में पॉलिटेक्निक वाला कहीं पे जो है, आप देखिए जाकर के तमाम जगहों पे नौकरी के लिए भी उनको कहीं वो भी नहीं रखते हैं, कौन सा हेल्पर में भी अब नहीं रख रहे हैं लोग। तो ये फर्क है ना। तब टीईटी वगैरह नहीं था, जब ये आए, जब ये शिक्षा मित्र हुए, तो ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो अभिभावक है ना, पिता है सबकी। निश्चित तौर पे देखिए, सरकार तो माँ बाप है सभी नागरिकों का। लेकिन एक बात जो आपने कहा, डिप्लोमा होल्डर चीफ इंजीनियर बन जाते थे, सीधे कभी भी हमारे देश में डिप्लोमा होल्डर की चीफ इंजीनियर के पद पे नियुक्ति कभी नहीं। सीधे मैडम एमटेक वाला भी नहीं बना कभी। एमटेक वाला भी सीधे नहीं बना। वो तो प्रक्रिया ही है कि वो जेईई करते करते चीफ तक जाएगा। जी, हाँ। तो वो जो 20-25 साल का अनुभव होता है, वो 20-25 साल का अनुभव एक डिग्री से कई ज्यादा होता है। जमीनी अनुभव को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। तो उस अनुभव पे अगर परीक्षा सचमुच ले लिया जाए, उस वक्त चीफ इंजीनियर बने हुए और डिग्री होल्डर पास आउट किए हुए में, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि वो डिप्लोमा होल्डर पास कर जाएगा अच्छे अंकों से, क्योंकि उसने जो अपने ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ाई की और 25 साल का जो अनुभव उसको सिखाता है, उसे कहीं भी हार मानने की जरूरत नहीं होगी 25 साल के लड़के को 50 साल के चीफ इंजीनियर से। तो इस बात को मैं मानती हूँ। देखिए, मैं एक वाकया इसी में सुनाना चाहती हूँ। जब मैं 12th की परीक्षा दे रही थी, मैं बाय चांस बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग रहे और राजनीति से भी रहे। तो मैं ब्यूरोक्रेसी और राजनीति दोनों के सारी चीजों को बहुत गहराई से, बहुत नजदीक से मैंने देखा है। जब मैं 12वीं की परीक्षा कर रही थी, तो मेरे घर में मेरे पिताजी के ऑफिस के स्टोर कीपर आते थे, जो केवल उस समय मैट्रिक कहा जाता था, मैट्रिक पास थे, और उनका मैथ्स
इतना मजबूत था कि वो हमारे समय के ग्रेजुएशन के बच्चों को मैथ्स पढ़ा सकते थे। अगर उनका परीक्षा साथ साथ लिया देते तो शायद वो मैट्रिक पास स्टोर कीपर जो थे वो उनसे अव्वल आ जाते। तो देखिए, ये जो सब शिक्षा को हम उम्र से करेंगे तो हम उसमें कभी भी ये नहीं कह सकते कि कम उम्र वाला बहुत मजबूत होगा और ज्यादा उम्र वाले कमजोर होंगे। मेरा अनुभव है और मैं इस बात को कहती हूँ। तो ये तो मैं सिरे से खारिज कर रही हूँ इस बात को कि अगर बच्चे के साथ बैठा दिया जाए तो जरूरी नहीं कि बच्चा ही पास होगा, फादर पास हो सकता है, अंकल पास हो सकते हैं। और शिक्षा कोई परीक्षा में बीच में नियम बदलने की बात है, निश्चित तौर पे वो सरासर गलत है। उसको शुरुआत में कोर्ट ने भी कहा। लेकिन ये भी एक बहुत अजीब बात है कि जिस जमाने में जिस समय भी ये नियम 30-35 का रखा गया, तो आप सोचिए एक शिक्षक का 60-65 से नीचे होना निश्चित अन्याय उन बच्चों के साथ है जिनको ये शिक्षक पढ़ाने जाएंगे। तो इस बात को भी मैं मानती हूं कि यहाँ पे भले ही गलती ब्यूरोक्रेसी से हुई होगी, लेकिन गलती थी इतने कम नियम पे पास करने का। और दूसरी बात, अगर शिक्षा मित्रों से काम लिया गया है, उन्हें भले ही परमानेंट नौकरी नहीं दी गई थी, उन्हें टेम्पररी नौकरी दी गई थी, तो शिक्षा मित्रों को जो मानदेय दिया जाना था वो जरूर मिलना चाहिए और उस पर कहीं भी उनके साथ अन्याय सरकार कभी भी नहीं करेगी, इतना तो मैं दावा करती हूँ। दूसरी एक चीज और बताऊं, देखिए टीईटी परीक्षा के लिए भी अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कर दिया। पहले 7 साल तक वो मान्य हुआ करता था टीईटी परीक्षा। अब जो एक बार टीईटी परीक्षा देगा वो जीवन काल तक मान्य रहेगा, उन्हें बार बार 7 साल बाद टीईटी परीक्षा नहीं देना होगा। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी छूट दी है ये बार बार का प्रेशर देने से, और राज्य सरकार भी इस पे वार्ता कर रही है, इस पे चिंतन मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी टीईटी परीक्षा एक बार देने के बाद 2011 अगस्त के से जिन लोगों ने भी टीईटी परीक्षा दी होगी उन सभी के लिए ये नियम लागू होगा कि वो एक बार देंगे तो 7 साल का बंदिश खत्म हो जाएगा और जीवन काल के लिए उसकी मान्यता रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम सरकार उठाई है, केंद्र सरकार ने ये दिया है, राज्य सरकार अब इस पे अपने अपने राज्यों में निर्णय लेंगे। शबनम जी, आपकी सारी बात मैं मान लूं, मैं एक बार के लिए सारी बात मान लूं, ठीक है, इतने नीचे नहीं होना चाहिए सब कुछ, लेकिन मैं ये कह रहा कि अगर 20 साल 21 साल 18 साल की नौकरी के बाद 10,000 रुपये मानदेय, ये कितना न्यायोचित है, पहली बात ये। और दूसरी, आपकी सारी मंशा शिक्षा मंत्री की वो बात जो बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभय कुमार सिंह से कही, आपकी सारी मंशा को कुमंशा में वही बात बदल देती है कि अगर बेसिक शिक्षा मंत्री शिक्षा मित्रों के बारे में बोलने पर बेरोजगार खुद हो जाएंगे, रोजी रोटी उनकी छिन जाएगी, यानी पर्दे के पीछे का एजेंडा कुछ न कुछ अलग है। शिक्षा मित्रों से जरा भी मित्रता नहीं है, कुछ न कुछ शत्रु भाव है मन में, तभी तो मंत्री बेरोजगार हो जाएगा भाई। देखिए ये बात कहाँ तक इन तथ्यों में सच्चाई है, ये तथ्य कहाँ तक हूबहू उन्होंने इस तरीके के वाकया हुआ उनके साथ, इसको तो मैं ना जानती हूँ ना इस पे टिप्पणी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी कोई मंत्री या कभी कोई नेता जनता के समस्याओं के समाधान के अलावा भी कुछ सोचता होगा। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर किसी को पद और गरिमा मिली है तो इस जनता के लिए मिली है, इस जनता की बदौलत मिली है, तो उसके खिलाफ सोचना या उसको कमतर करके सोचना भी ये मेरी समझ से बहुत दूर है, इसलिए इस पर टिप्पणी तो मैं कर ही नहीं सकती। मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि देखिए मुझे इस बात का बेहद दुख है कि जिन सरकार ने इनको रखा था 2000 के मानदेय पे, क्या उस वक्त 2000 ज्यादा था? उस वक्त भी उन्हें अंडर एम्प्लॉयमेंट में रखा गया था, अंडर पेमेंट में रखा गया था। और अगर हमारी सरकार ने इनके मानदेय को बढ़ा के इतने कम समय में, समझिए कि उसका 5 गुना कर दिया, 10,000 कर दिया।
आगे भी सरकार इनकी बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए कहीं भी मैं सबनम जी आऊंगा फिर आपके पास, आपको इसलिए पूरा मौका दिया, लेकिन 2-3 बातों से आपके मैं बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप गुने में जब जाओगे ना कि 2 का 10 कर दिया, तो 2 का 10 नहीं बताओ कि 5 गुना हुआ, ये कहो टोटल 10,000 कर दिया। अगर ये अंडरपेड थे, जिस सरकार ने रखा था अंडरपेड इनको 2000 में, वो कसूरवार थी, तो आप ही कम से कम न्याय कर देते, इंसाफ कर देते। जो इंसाफ का देवता है वो इंसाफ कर देता, तो आपने भी इंसाफ नहीं किया इनके साथ, इनको 2000 से 10,000 पे लाके छोड़ दिया आपने भी अधर में। पहली बात तो ये, और दूसरी बात आपने टिप्पणी नहीं की, आपका टिप्पणी न करना आपका व्यक्तिगत वो है, लेकिन शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन पे ये यकीन किया जा सकता है, वैसे भी कोई झूठ, उनके बयान इतने चर्चित हैं कि पूरे प्रदेश में सुना है ये बोलते हुए कि नौकरी कैसे दे दें, तनख्वाह भी तो देनी है। वही है शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, वही शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हैं जिनको एक फोन किया अभ्यर्थी ने तो कहे ये नंबर भी बंद कर लूंगा, तुम लोग जीना हराम कर रखे हो। ऐसे लग रहा है कि वो किसके लिए आए हुए हैं। अरे शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी मंत्री किस लिए बनाए गए थे? मंत्री बनाए गए थे वो संपत्ति के कागजात जो आज घूम रहे हैं उसके लिए बनाए गए थे कि इनकी बात सुनने के लिए, अभय सिंह की बात सुनने के लिए, जो है भट्ट जी की बात या संतोष दुबे की बात सुनने के लिए बनाए गए थे। लेकिन ऐसे मंत्री अगर किसी सरकार में हो तो मैं उस सरकार के लिए बेहतर संकेत नहीं मानता हूं। ऐसे मंत्री जो समाज में संदेश, उनके जरिए पूरे प्रदेश में संदेश जा रहा है कि योगी सरकार का एक मंत्री है, जो मंत्री ये कह देता है कि तनख्वाह भी तो हमें वेतन भी देना है, नौकरी कहां से दे दें। ऐसा भी एक मंत्री जो कहता है फोन नंबर बंद कर लूंगा, तुम लोग ज्यादा वो करोगे तो दिक्कत करोगे। हमारे साथ क्या जुड़ रहे हैं क्या महंत जी, महंत राजू दास? महंत राजू दास को तुरंत जोड़िए, उनके पास चलेंगे। उसके पहले मैं एक बार संतोष भट्ट के पास और विवेक जी के पास चलूंगा। आ गए क्या महंत जी? आ गए महंत राजू दास जी, आ गए हमारे साथ? कोशिश में लगे हैं। अच्छा ठीक है, महंत जी को जोड़िए। महंत जी जुड़ जाए तो तुरंत बताइए। कहाँ पर गए? नहीं इसको कोई इशू नहीं है। हाँ, हम संतोष दुबे के पास चलते हैं। संतोष दुबे जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करिए नीचे से अपना ऑडियो, मोबाइल में अनम्यूट करिए। हाँ, अब आप बताइए एक चीज, मैं वही लेके फिर जाऊंगा शबनम जी के पास। जो एक बात रह गई, एक बात रह ये गई जो है कि जो शिक्षा मित्र ऐसे 1,40,000, सोचिए 1,40,000 परिवार का विषय है, जो शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं भी हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने यह कहा कि हम ऐसी व्यवस्था बना के जाएंगे कि परमानेंट सारी व्यवस्था जीवन भर किसी संकट ना आए। उसके लिए छोटी मोटी कमेटी नहीं बनाई, एक हाई लेवल कमेटी बनाई। हाई लेवल कमेटी का मुखिया भी कोई छोटे मोटे आदमी को नहीं बनाया, अपने डिप्टी को मुखिया बनाया, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को, शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्ति भी हैं। 3 साल उस कमेटी को बने हुए हो गया। उस कमेटी ने क्या रिजल्ट उसका आ रहा है? कुछ आप लोग को लग रहा है कि जीवन का कुछ हला भला होगा आप लोगों के? संतोष दुबे बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पे होगा। अगर मुख्यमंत्री जी, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी में एक उनकी शख्सियत की ये अच्छाई बताती हूँ कि अगर उन्होंने किसी बात के लिए कोई वादा किया है तो निश्चित तौर पे पूरा होगा। समय सीमा में किसी बात को बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शासन सत्ता में तमाम तरह की समस्याएं, और अगर किसी को हम कुछ देना चाहते हैं तो हमें लीगल वे में पूरे उस पर विचार विमर्श करना होता है, उससे उसकी आर्थिक व्यवस्था एक बार इस विषय की पीड़ा संतोष दुबे बेहतर समझते हैं। संतोष दुबे के एक बार आप सुन लीजिए बात कि कितना इंतजार की पीड़ा कितनी भारी है। संतोष दुबे। नहीं, पीड़ा तो मैं समझ सकती हूँ इनकी, संतोष दुबे आवाज आ रही है? दुबे जी बोलिए। हाँ बोलिए दुबे जी। जी पीड़ा मैडम बहुत अच्छे से समझ रही हैं, उनके भाव को हम समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मैडम को कि वो हम लोगों की समस्या को अच्छे से समझ रहे हैं। 2001 से हम लोगों की नियुक्ति हुई,
3500 रुपए पे हम लोग नौकरी और न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत में सबसे सुपर हम लोग थे। अब क्या हुआ, इसके बाद हम कुछ कर नहीं पाए। तो छोटे छोटे बच्चे थे, आज हमारे सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, बीए में कर रहे हैं, कोई बीटेक कर रहा है, लड़कियां शादी को हो गई है। अब आप बताइए, महंगाई अगर बढ़ रही है तो 10,000 में हम अपने घर का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं? कम से कम हम लोगों की जो प्रशिक्षण वेतनमान है वो तो देना ही चाहिए था, क्योंकि हम लोग बीए और बीटीसी प्रशिक्षित हैं मैडम। तो अगर इतना अगर कर देते तब भी हम लोग बहुत सुकून में रहते। तो ये सब भी न करने के वजह से हम लोग बेहद परेशान हैं। हम लोगों के बीच में 5,000 शिक्षा मित्र मर चुके हैं, ये समझो आप, और लगभग 1,52,000 शिक्षा मित्र अभी शेष हैं, जिसमें 1,15,000 अभी नॉन टैग हैं। अब बताइए ये अब कैसे टैग कर पाएंगे? अब तो इनका करना बहुत मुश्किल लग रहा है हमें। अब हम लोगों को प्रशिक्षित वेतनमान ही दिला दीजिए तो हम लोग आप लोगों के बहुत आभारी रहेंगे। संकल्प पत्र में भी दिया था 3 महीने में समाधान, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया है मैडम। तो अब आप थोड़ी सी सिफारिश कर लीजिए, हम लोगों का परिवार किस प्रकार से चले। आज हम सब लोग अवसाद में, पूरी तरह अवसाद में हैं, समझ में नहीं आ रहा करें क्या। 50 साल के हो गए, 48 साल के हो गए, अब आगे कैसे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। रोजगार है, गाँव गली के जो काम करते हैं उनको भी 600 रुपए 500 रुपए पर डे के हिसाब से मिल रहा है। अब हमको 300 रुपए में कैसे गुजारा होगा? ठीक है संतोष जी, ठीक है, मैं चल रहा हूं शबनम जी के पास। विवेक जी थोड़ा सा आप बस थोड़ा आज इंतजार कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। शबनम जी, कोई बात नहीं शबनम जी आप ये समझिए, आप अभी संतोष दुबे कंट्रोल रूम ऑडियो म्यूट करिए। हाँ, आप इनकी पीड़ा समझिए, इस पीड़ा को जो आपने कहा कि सरकार जो चाह रही है, सरकार की मंशा अच्छी है, मैं मंशा पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। दिक्कत तो यही है कि मंशा अच्छी है, आश्वासन पर्याप्त है, लेकिन वो आश्वासन किसी का पेट नहीं भरते। अगर आश्वासन से आज की तारीख में 1 लीटर सरसों का तेल कहीं मिल जाए तो मैं पूरे लखनऊ में घूम घूम के आश्वासन इकट्ठा करूं, क्योंकि 225 रुपया लीटर सरसों तेल हो गया है। 1 लीटर सरसों तेल आश्वासन से नहीं मिलता है। 3 साल की हाई लेवल हाई पावर कमेटी, उस सबसे बड़ी बात है कि हम कह रहे 3 साल और लग जाता। 3 साल में माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा एक बार भी आए होते फ्रंट पे और आ करके कुछ ज्ञानवर्धन इस प्रदेश का किए होते कि हमने इतना इतना रिसर्च कर लिया, यहां तक काम पहुंचा हुआ है और चिंता नहीं करिए आप लोग, थोड़ा और समय लगेगा, सब्र करिए 2 साल और। ये लोग सब्र करते, लेकिन वो हाई लेवल कमेटी इतने तहखाने में कर रही है बैठक कि आज तक कुछ पता ही नहीं चला कि इनके हित के लिए क्या हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं जिसको इंतजार करवाइए उसको समय समय पर कम से कम इतना, मैं हमेशा मानवीय संवेदनाओं की बात इसलिए करता हूं कि कम से कम मैडम वक्त वक्त पे एक भूखा बाहर बैठा है, मान लीजिए घर के बाहर भूखा बैठा है और घर में भंडारा चल रहा है, पूड़ी छन रही है, कटहल की सब्जी बन रही है, बीच बीच में दरवाजा खोल के अगर कोई बाहर बैठे भूखों को यह बता दे कि हाँ प्याज डाल दिया है तेल में, तेज पत्ता पड़ गया है, तो बाहर भूखा जो बैठा है आदमी वो सब्र कर लेगा, 4 घंटा और सब्र कर लेगा। लेकिन अंदर पक रहा है जो है व्यंजन 52 और बाहर भूखे जो बैठे हुए भूखे हैं उनको कुछ बताया भी नहीं जा रहा है कि अंदर पक रहा है कि नहीं पक रहा है, गैस भी जला है कि गैस है भी नहीं घर में, ये भी नहीं पता चलेगा, वो तो मर जाएगा। तो ये पीड़ा क्यों सरकारों को नहीं समझ में आती? मैं राजनीति में संवेदना जो खत्म हुई है इसी बात पे करता हूं शबनम जी। देखिए, राजनीति में संवेदना नहीं खत्म हुई है, इतना भी राजनीति को कमतर करके मत सोचिए। शबनम जी जो मैं कह रहा हूं, आप अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे मना कर दो, मैं नहीं कहूंगा गलत कहा, एक बात बताओ। नहीं, मैं देखिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रोजगार के क्षेत्र में देखिए, कहीं भी देखिए, तो अगर हम किसी 2-4 अपनी
एक अनुभव से ये कर लें कि नहीं ये क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। राजनीति में भी अभी बहुत संभावनाएं हैं और सबसे पहली चीज उम्मीदों पे ही दुनिया टिकी है। और अगर वो आश्वासन दिया गया है, अगर मना करना होता तो उसी वक्त मुख्यमंत्री जी कह देते कि राजनीति में मना तो कोई करता ही नहीं मैडम, यही तो राजनीति का विडंबना है। थे कि हमने भर्ती की नहीं और हम अंडर एजुकेटेड, मतलब जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए उससे कम क्वालिफिकेशन पे हम नहीं करेंगे, या जिस तरीके की भी बात हो बहुत दाव पेच लगाए जा सकते थे, इनकार किया जा सकता था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने ये आशा दिया है, ये आश्वासन दिया है कि हाँ हम आपके लिए भी कुछ प्रबंध करेंगे, तो मैं आपसे कह रही हूँ इस आश्वासन पे वो खरे उतरेंगे, निश्चित तौर पे आपके लिए कुछ प्रबंध होगा। देखिए जिस तरीके से टीईटी वालों के लिए अभी 3 दिन पहले आया, जो मैंने अभी आपको बताया, जो टीईटी में उत्तीर्ण है उन शिक्षा मित्रों के लिए तो प्रबंध सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उस पर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, तो उनकी नियुक्ति तो है ही। इनका भला शबनम जी, इनका भला करवाइए आप। चाहे आप आज जा करके, इस समय संगठन भी बड़ा एक्टिव है, जा करके यही सब बातें रखिए। बड़ी संख्या है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख परिवार का विषय है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप जो कह रही हैं कि मना कर देते, मना तो इस राजनीति में कोई नहीं करता। जिसकी तारीफ में ट्वीट होता है वो भी तारीफ असली नहीं होती है। हमारे साथ महंत राजू दास जुड़े हुए हैं क्या? महंत जी नीचे ऑडियो आपकी बंद है, नीचे से ऑडियो मोबाइल में खोल लीजिए महंत जी मोबाइल में नीचे कोई सहयोगी आपका होगा, नीचे उसमें ऑडियो आपकी बंद है, उसको खोलिए एक बार। हाँ नीचे खोलिए ऑडियो मोबाइल में। कंट्रोल रूम फोन करवा के खुलवाइए महंत जी को। नहीं, अभी मोबाइल वगैरह के मामले में इतना उनको नहीं समझ में आएगा मामला। आप फोन करके करवाइए महंत जी का ऑडियो, वो करवाइए, ठीक करवाइए। हम समय मिलेगा मुझे? हाँ, मैं विवेक जी आपके पास आऊंगा। विवेक जी। जी सर। हाँ, आपने पूरा मामला समझा। हाँ। कसूरवार में अभी अभय जी के पास मुझे चलना है और महंत जी के पास। हालांकि महंत जी आ चुके हैं। महंत जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। महंत जी आपसे मेरा एक तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद इसके लिए करूंगा कि लाखों शिक्षा मित्रों की पीड़ा आपने समझी। आप मंदिर में बैठ के ईश्वर की आराधना करते हैं, साक्षात महावीर संकट मोचन के आप पुजारी हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि इन शिक्षा मित्रों के संकट मोचन आप ही बनिए। आप इनकी जिम्मेदारी उठाइए, और आपने जो जिम्मेदारी उठाई है उसके लिए मैं साधुवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं आपको महंत जी। पहले तो आपको ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इस बहस का हिस्सा हमको बनाया। विगत लगातार इधर 4 महीने से शिक्षा मित्र भाई के कुछ परिवार संपर्क में आए, और उसके बाद हमने लगातार प्रयास किया, इनको दर्द को, इनके दुख को, इनकी पीड़ा को समझने के बाद हमने अथक प्रयास किया। लगातार प्रदेश का कोई ऐसा संगठन का व्यक्ति नहीं है जिसके पास मैं गया नहीं, केस लेकर चर्चा नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर, माननीय बंसल जी से लेकर, माननीय शिक्षा मंत्री जी से लेकर, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से लेकर, जी महंत जी। महंत जी नेटवर्क क्या देखो, कंट्रोल रूम चेक करवाइए, नेटवर्क चेक करवाइए महंत जी का। हाँ विवेक जी आप बोलिए, जब तक महंत जी दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं बोलिए आप। सर देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, मैं पूरे मंच को सुन रहा था और पूरे मंच को धन्यवाद देता हूं कि चलिए शिक्षकों की भर्ती और पीड़ा को लेकर के
इस तरह से हम लगातार जिस तरह से चर्चा में लगे हुए हैं। और शबनम जी को मैं फिर बहुत बधाई देता हूँ, विकास अधिकारी और व्यायाम शिक्षक की विवेक भाई मैं रोकूंगा आपको, क्योंकि महंत जी आ गए। मैं महंत जी से कुछ महत्वपूर्ण मुझे बातें करनी है, इसीलिए मैंने महंत जी को जोड़ा है। महंत जी, मैं एक बात और कहूंगा आपसे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता महोदया हैं, बहुत संवेदनशील हैं शबनम जी, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। आप संकट मोचन हमारे आराध्य, मैं व्यक्तिगत रूप से भी मेरे आराध्य हैं, आप संकट मोचन के बजरंग बली के मुख्य पुजारी हैं, जो दुनिया के किसी से बड़े से बड़े संकट को क्षण में हर लेते हैं। इस राम राज्य में आपको संकट हरना है, चाहे संगठन से सरकार तक लड़ना पड़े, ये मैं चाहता हूं आप वादा करें। राम राज्य में हनुमान जी पुजारी नहीं सुना जाएगा, सुना किसका जाएगा भाई? बोलिए महाराज। आवाज नहीं आ रही है। अरे महंत जी का आवाज चेक करवाइए, कंट्रोल रूम, आवाज नहीं आ पा रही है महंत जी की, उनकी आवाज बहुत जरूरी है। कोई सहयोगी महंत जी का होगा, उसको फोन सहयोगी को करवाओ ना। महंत जी के साथ कोई सहयोगी जरूर वहां होंगे। फोनो ले लीजिए अगर आवाज ऐसे नहीं आ रही है वीडियो से तो। अच्छा, तो 1 घंटे के बाद या तो मेरा फोन नहीं आएगा तो आप सर देखिए, जब तक मान जी कनेक्ट हो आप कहिए तो मैं आप बोलिए विवेक जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, शबनम जी का टाइम थोड़ा फिक्स रहता नहीं, मुझे क्या, मैं तो बैठा रहूं जब तक इंसाफ न मिल जाए शिक्षा मित्रों को, हमारे साथियों, तब तक बैठा रहूं दिन रात। मैं तो शबनम जी को दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से भी, क्योंकि इस मंच पे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई कि जिस तरह से विकास कल्याण अधिकारी और व्यायाम शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट घोषित हो गया। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनको नियुक्ति भी जल्द से जल्द दिलवा दीजिएगा। बड़ी विडंबना है, इतिहास में पहली बार देखा गया कि जिस दिन योगी जी का जन्मदिन था उसी दिन ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे भाई, आप फिर जब आप बोलते हैं तुरंत महंत जी आ जाते हैं। महंत जी, महंत जी बात कर लीजिए, बहन जी से ले लीजिए। महंत जी से पहले ज्यादा जरूरी है मैं आज बात मेरी। महंत जी, मैं कह रहा हूं राम राज्य में कुछ भी करना पड़े, हनुमान जी के पुजारी, मेरे बजरंग बली के पुजारी ने जो बीड़ा उठाया है वो पूरा करवाना ही है। जी, वो पूरा होगा, हनुमान जी की इच्छा भी है। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी, हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता भी बैठी हुई हैं। ऐसा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, संगठन के प्रमुख लोगों की इच्छा है, लेकिन कुछ तमाम प्रकार की इसमें जो भी लोग चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तमाम कुछ ऐसे पेच हैं जिनके नाते ही अटक रहा है। लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि मेरे शिक्षा मित्र भाइयों का जो काम है, जो उनकी समस्या है, वो समाधान होगा और माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही समाधान होगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में समाधान होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। चलिए महंत जी, मैं आपके आश्वासन पर इंतजार करूंगा। महंत जी, आपसे कुछ कहना चाहते हैं? हमारे साथी जो हैं, जो पीड़ित हैं, अभय कुमार सिंह 18 बार ये मुख्यमंत्री से मिले हैं। महंत जी, मैं यही सबसे बड़ी कि अगर हमारे मुख्यमंत्री ये मतलब इनकी पीड़ा नहीं समझेंगे तो फिर समझेगा कौन? अब अभय जी आप बोलिए। महंत जी कह रहे हैं कि पीड़ा आप लोग की सुनी जाएगी और लगातार मुख्यमंत्री से भी बातचीत कर रहे हैं। महंत जी, आप बताइए कितना आपने किया है, मशक्कत की है, कितना गुहार लगाया है? महंत जी को बताइए। महंत जी प्रणाम। 18 बार मुख्यमंत्री मिले महंत जी। बोलिए, आप बोलिए। महंत जी से भी मैं एक बार मिल चुका हूं। मैं 7 फरवरी 2021 को मैं महंत जी से भी मिला था। महंत जी का आशीर्वाद भी मिला था मुझे। और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहां अयोध्या जी में, वहां हनुमानगढ़ी मंदिर पर आए भी थे। उसी मुख्यमंत्री जी के आने के 10 मिनट पहले मैं महंत जी से मिला था। महंत जी को मैंने ज्ञापन भी दिया था, मुख्यमंत्री जी के पास वो ज्ञापन गया भी, लेकिन वो ज्ञापन गया और ज्ञापन में अपर मुख्य सचिव से आवश्यक कार्रवाई के लिए उस पर अपेक्षा की गई थी।
और ये जो पोर्टल पर जाता है तो अधिकारी गण क्या करते हैं, इसको ले जाकर सीधे बीएसए लखनऊ को दे देते हैं कि आप इस पर कार्रवाई करिए, और लखनऊ के बीएसए रिपोर्ट लगा देते हैं कि यह हमारे कार्यालय स्तर का मामला नहीं है, और उसको कुंजित कर दिया जाता है, और उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ठंडे बस्ते में रद्दी में फेंक दी जाती है। समझा आपने महंत जी? अभय जी की इतनी बात से आपने समझा कि सारा प्रयास, क्योंकि आपकी जानकारी में होना जरूरी है महंत जी, जब आप कह रहे हैं कि हनुमान जी की इच्छा है। जी बोलिए अभय जी, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं 7 फरवरी को अंतिम ज्ञापन माननीय महंत जी को ही दिया था, हनुमानगढ़ी के महंत जी को, राजूदास जी को। तो वही हनुमानगढ़ी के ही महंत जी हमारे साथ हैं अभी, राजूदास जी ही हैं महाराज हमारे साथ। मैं महंत जी को ही प्रणाम करता हूँ, महंत जी को ही बताना चाहता हूँ कि महंत जी को याद नहीं होगा, 7 फरवरी को महंत जी मैं आपसे मिला था और आपको मैंने ज्ञापन दिया था, और आपने मेरा ज्ञापन उस दिन मुख्यमंत्री जी को भी दिए थे, और पोर्टल पे मेरे आया है, मेरे पास सूचना भी आई है। जी और ठीक है। अभय भाई, मैं आपकी बात को मैं महंत जी से समझ करके, समझा करके जवाब लेता हूं कि महंत जी, जो आपके प्रयास है ना, आपकी कवायद, आपका प्रयास जो आप नेक मन से कर रहे हैं मुख्यमंत्री से लगातार बात, उसका देखिए अभय जी ने बताया, अभय सिंह बता रहे हैं कि उसका अंजाम कैसे होता है। आपने तो दे दिया ज्ञापन, उन्होंने रख लिया, उन्होंने आगे एसीएस को दे दिया, अब वो बीएसए के पास पहुंचते हुए वाया बीएसए फाइनल अंजाम उसका डस्टबिन। ये ऐसे, हाँ, ये चीज महंत जी आप एकदम अब सोच लीजिए कि इन लोगों, कैसे ये लोग आपके सारे प्रयास को डस्टबिन में डालने का काम कर रहे हैं ये लोग, ये अधिकारी। इस बार इस विषय को भी रखिए सर, इसका रिकॉर्ड है मेरे पास, मेरे पोर्टल पर इसका जवाब आया है। हाँ, महंत जी बता रहे हैं कुछ, अभय सिंह जी, महंत जी बता रहे हैं आगे। हाँ जी, मैं साधुवाद देता हूँ अभय भैया को। अभय जी ने हमको ज्ञापन दिया था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। आशीष जी, हाँ, मैं आऊंगा आपके पास भट्ट साहब। है कि अधिकारी इस विषय को बोलिए भट्ट साहब। महंत जी, एक और साथी हैं, भट्ट जी हैं, ये भट्ट जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। हाँ भट्ट साहब बोलिए, संतोष भट्ट बोलिए। नहीं भट्ट जी वेट कर लीजिए 2 मिनट। आशीष जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ। मैं ये चाहता हूँ आशीष जी, मैं शबनम जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है जिस सरकार ने शिक्षा मित्र की नियुक्ति की, उनकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, माननीय कल्याण सिंह ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की थी। माननीय कल्याण सिंह ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की थी। और मैडम को एक बात और बता दूं मैं, मैडम ने कहा कि उम्र के साथ प्रतियोगिताएं होती हैं, तो आप बताइए, आप परीक्षा आईएएस-पीसीएस की दोबारा क्यों नहीं कराते हो? लेखपाल को आप एसडीएम बना देते हो, किस बेस पे? और आपने मुझे 25 अंक का भारांक नहीं दिया, 25 अंक का भारांक आपने नहीं दिया, लेकिन हमको गांव जवार में ये हल्ला करा के ये बहुत अयोग्य हैं, हमने परीक्षा दी, आपने नौकरी भी नहीं दिया, बेइज्जत भी कराया कि इनको 25% का हम बेटे दे रहे हैं। बेटे जो आपने दिया कहाँ हमको? अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमको 25% का वेटेज दिया था, तो 25% का वेटेज मिला कहाँ? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे ही गृह जनपद से थे, हमने कई बार उनसे निवेदन किया कि कुछ ना हो तो मानदेय ही बढ़ा दिया जाए, कुछ ना हो ये। और सरकार ने हमको घोषणा पत्र में रखा था कि हम 3 महीने में इनका कल्याण करेंगे। माननीय योगी जी हमारे मंच पे आते थे कि अध्यादेश बनाया जाएगा, शिक्षा मित्र को परमानेंट किया जाएगा, हम आपकी मदद करें। राज्य सरकार चाहे और आप मुख्यमंत्री बने तो आप मदद नहीं कर रहे हैं। भट्ट साहब बस भट्ट साहब, मैं पूरी बात आपके पहुंचा दे रहा हूं। शिक्षा मित्र के लिए राज्य सरकार से बात करेंगे, जब विपक्ष की सरकार हो तो आप बात करेंगे।
और जब आपकी सरकार हो तो आप ये अपने एजेंडे को भूल जाएंगे। भट्ट साहब आपने एक साथ बहुत सवाल दे दिए। शबनम जी को शबनम जी को आप एक लेखपाल को पीसीएस अधिकारी बना देते हो, उसको उप जिलाधिकारी बना देते हो। मैं 21 साल पढ़ाया, उसके बाद हमारी जिम्मेदारियां हैं, मेरे बाल बच्चे हैं, तमाम जिम्मेदारी, और हमारा मुकाबला उस बच्चे से करा रहे हो कि जो एकदम हमारे बच्चे से मुकाबला करा लो ना, हमारी जगह पे मेरे बच्चे से मुकाबला। भट्ट साहब मैं आपके सवाल लेकर कंट्रोल रूम, वो आप म्यूट करिए। भट्ट साहब मैं आपका सवाल लेकर जा रहा हूँ शबनम जी के पास। 25% शबनम जी बताएं मिला कहाँ? हमारी नियुक्ति माननीय कल्याण सिंह ने की थी, माननीय कल्याण सिंह ने मेरी नियुक्ति की। कंट्रोल रूम भाजपा सरकार ने 2250 म्यूट करिए। हाँ ठीक, शबनम जी आप देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण, इनके क्रोध पे मत जाइएगा, ये क्रोध नहीं पीड़ा है, ये पीड़ा है। इस पीड़ा को समझिए। पीड़ा है, हर व्यक्ति मानता है। मैं महंत जी शबनम जी से इसलिए भाजपा वाला, मैं पहले भाजपा वाला वो ले लूं व्यू। आप शबनम जी सवाल 2-3 बस 2 सवाल है इनके जो सवाल। एक मैंने कहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने 25% भारांक दिया, वो भारांक भी नहीं जोड़ा गया, एक तो उसमें भी चीट किया गया। वो चीट ही मैं इसलिए चीट शब्द कहूंगा कि भारांक का मतलब है कि वेटेज, विकलांग का वेटेज ऐसा थोड़ा होता है कि 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद विकलांग को वेटेज देंगे। जब वेटेज था तो वेटेज मिलना था शुरू से ही, जो अंक थे जुड़ जाता, 25% भारांक उसमें जुड़ जाता। वो भारांक कहा गया कि जब आप कट ऑफ पार कर जाओगे तब भारांक देंगे, वहां पे एक धोखा है, वो गलत है। दूसरी चीज ये भट्ट साहब जो इतनी पीड़ा है, ये शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के साथ पढ़े हुए हैं, साथ में क्लास फेलो हैं, लेकिन 25 बार ये लोग मिले, कोई उसका नतीजा आपने सुना ही कि इनकी पीड़ा क्या थी। आप दूसरी बात समाज में ये कह के जो अयोग्यता का ठप्पा, या तो घर ही बैठा देते, एक तो पढ़वा रहे हो, दूसरी बात अयोग्य बता रहे हो, और तीसरी बात कि नियुक्ति भी आप ही समय में कल्याण सिंह जी के समय में हुई थी। अब बताइए शबनम जी। एक सवाल मेरा भी है शबनम जी से। जरा भी चिंता नहीं करिए कि मुझे उनका वो क्रोध दिख रहा है, मैं समझती हूँ उनके पीड़ा को, समझती हूँ। मैं भी एक सामाजिक प्राणी ही हूँ, मैं भी परिवार वाली हूँ, मुझे समझ में आता है। और मैं भट्ट साहब को भी इतना कहती हूँ, बहुत नम्रता के साथ कहती हूँ कि ये अयोग्य आप अपने को कैसे समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको बार बार कहा कि जो आप लोगों का अनुभव है इतने लंबे समय पढ़ाने का, वो शायद बड़ी बड़ी डिग्रियों को फेल कर देता है। तो अनुभव के अनुसार ही लोगों को देखिए, आप तमाम नौकरियों में रहता है कि इतने साल का अनुभव और नौकरी, तो ये अयोग्य नहीं है। लेकिन जब परीक्षा होती है, आप कितने भी देखिए, ये मैं नहीं कहती कि आइंस्टाइन हमेशा पास ही होता था, लेकिन स्कूल से निकाल भी दिया जाता, ये संकल्प पत्र में फिर लिखा क्यों था? परीक्षा होती है, परीक्षा में जो नियम है उस नियम को लागू करना पड़ता अपने ऊपर। भले ही मैं कितनी भी बुद्धिमान हूं और परीक्षा पास नहीं करूंगी तो वहां पे मैं अयोग्य हो जाऊंगी, मुझे अपनी अयोग्यता उस फील्ड में मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस क्षेत्र में कई और ऐसे काम होंगे जहां मैं अपने कर्मों से बहुत ऊंची जा सकती हूँ। तो ये आप भ्रम नहीं, कहा है शबनम जी। ये संकल्प पत्र में क्यों लिखा था आपने? संकल्प पत्र में क्यों लिखा? फिर संकल्प पत्र में मतलब अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी नकारा नहीं है। आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे इस पे चिंतन मंथन कर रहे होंगे और निश्चित तौर पे शबनम जी मैं उम्मीद करता हूं कि चिंतन मंथन कर रहे हो। दरअसल क्या होता है, जब संकल्प पत्र बनता है तो संकल्प पत्र बनाते समय ये कभी नहीं सोचते राजनीतिक लोग कि संकल्प पत्र को धरातल पे उतारना है। उस समय प्लानिंग ये होती है कि शिक्षा मित्र वाला संकल्प पत्र में लाओ, शिक्षा मित्र 1.25 लाख हैं, यानी 1.25 लाख परिवार, पहले वोट की व्यवस्था करो। वादा कौन पूरा करता है? वादा पूरा करने के लिए कहाँ होता है, पहले वोट की व्यवस्था। तमाम वादे हम लोगों ने पूरे किए आशीष जी। नहीं शबनम जी, मैं आपको तो मानता हूं कि आप एक आध वादे पूरी कर देती हो, और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग राजनीति में आगे बढ़े। हाँ महंत जी कुछ कहना चाहते हैं?
हाँ बताइए। आशीष सर। हाँ बोलिए बोलिए उसमें प्लानिंग ये होती है कि शिक्षा मित्र वाला संकल्प पत्र बनाओ, बोलिए। 1.25 लाख परिवार पहले और की आशीष सर। हाँ बोलिए बोलिए जी बोलिए। आशीष सर जी बोलिए बोलिए। अरे मैं अभय सिंह। हाँ सबनम बोलिए जी भाई से कुछ चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए। अभी उन्होंने कहा कि 25 साल अनुभव वाला जल्दी एग्जाम टॉप कर जाता है। खत्म होने वाला है। अभी तक मैं बोल ही नहीं पाया। पूछो 3 बार चांस मिला, 3 बार बोल नहीं पाया मैं। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए भाई जी। जी 25 साल के अनुभव वाला मतलब इन्होंने कहा कि वो कोई भी एग्जाम पास कर लेगा, हाई स्कूल पास होगा तो ग्रेजुएट को पढ़ा लेगा। अभी आपने उन्हें धरातल की जितनी ज्ञान होती है, धरातल की जो भी ज्ञान है आपने बताया मैडम। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या अनुभव और किताबी ज्ञान में अंतर नहीं होता? 13 विषय का 13 सब्जेक्ट का एग्जाम था। 68,500 और 69,000 भर्ती में 150 क्वेश्चन जो थे वो 13 सब्जेक्ट से चुनकर आए थे। उसमें 2-3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो आधुनिक हैं। और 25 साल पहले की जो बात करें और सुनिए एक बात और सुनिए। जो आपने 33% का कहा कि 33% पर शिक्षक बनाना मजाक है। 33% का जियो जो जारी हुआ था उसके लिए जो निर्णय हुआ था उस बैठक में, उस समय तत्कालीन 2018 के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार जी थे, प्रमुख सचिव आरपी सिंह, राजप्रताप सिंह साहब थे, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव एसपी गोयल साहब थे। 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने बैठकर यह निर्णय लिया कि इसमें पासिंग मार्क्स 30-33 रखा जाएगा। और 30-33 पर नियुक्ति नहीं हो रही थी। 30-33 पर जो व्यक्ति क्वालिफाई करता वो आगे की भर्ती में प्रतिभाग करता, न कि 30-33 वाले को नियुक्ति मिलती। जब वो सूर्य से गए शिक्षा लेने तो कुछ विद्याएं ऐसी थी जो केवल गृहस्थ लोगों को दी जाती थी। तो इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री के साथ उनका विवाह संस्कार करवाया। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए जी। तो 3 वरिष्ठ IAS अधिकारी ने यह निर्णय लिया कि 30-33 को जियो जारी किए। क्या वो तीनों अधिकारी लोग हमारे ही कैटेगरी के थे, बेवकूफ थे हमारे तरह, जिस तरह शिक्षा मित्रों को आयु का बेवकूफ कहा जाता है? बताइए। सोचकर उन लोगों ने निर्णय लिया। बताइए। अगर निर्णय लिया तो इसका पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही समय में 30-35 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय में हुआ था। मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उनके बगल में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के राजप्रताप सर बैठे थे, बगल में राजीव कुमार साहब जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे वो बैठे थे, और एसपी गोयल साहब बैठे थे। इसकी पिक भी मैंने आपको भेजी है व्हाट्सएप पर। हाँ वो फोटो चल भी रही है। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बस 1 मिनट विवेक भाई, 1 मिनट। मुख्यमंत्री जी का ही कार्यालय का कैमरामैन ने लिया था। बस अब बताइए शबनम जी, ये तो 30-35 जो आप कर रही हैं ये मुख्यमंत्री जी ही, यही मुख्यमंत्री जी। हाँ विवेक भाई आप भी बोलो, आप आज मौका नहीं पाए हो। बस शबनम जी 1 मिनट। विवेक जी आप भी कहिए अपनी बात। हाँ कहिए। सर देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले तो जो भी शिक्षा मित्रों के साथ अनदेखी की जा रही है, ठीक है, बहुत सारी बातें आ गई हैं पटल पे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए सरकार को उससे भी ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा मित्रों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाए। सरकार को घायलों और खास करके जो इस समय कोविड में जिनकी मृत्यु हुई है उनके पीड़ित, उनके आश्रितों को सबसे पहले तो 50-50 लाख का मानदेय घोषित किया जाए। दूसरी बात, कानून को जनता के हिसाब से होना चाहिए। कानून, अगर भर्तियां उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं तो ये भर्ती नियमावली जो है ये इतना बड़ा कोई ब्रह्म लीक नहीं लिखा हुआ है या ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि जिसके आधार पे हम उसको बदल नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नियुक्तियां खाली पड़ी हैं, अभाव है, लोगों में जागरूकता नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है गांव-गांव में। मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है इसको पुनर्विचार करते हुए सरकार को नई नियमावली बनानी चाहिए। इसके लिए कोई कोर्ट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल के यहाँ से एक ऑर्डिनेंस पास कराकर भी इनको रातों रात भर्ती दी जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है दिल्ली की आंच जो है वो अयोध्या तक पहुंच चुकी है, क्योंकि महंत जी ने स्वतंत्र देव सिंह का नाम लिया, योगी जी का नाम नहीं लिया। काम जबकि योगी जी को करना है तो महंत जी आपसे निवेदन है कि आप अपना ज्ञापन स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर न छोड़ करके योगी जी को दीजिए और योगी जी से संवाद करिए। वो भी योगी हैं, आप भी योगी हैं, आपकी बात हो सकता है उनकी जल्दी समझ में आ जाए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो ये मानसिकता लेकर के आए थे कि समाजवादी पार्टी के राज्यकाल में उसमें भर्ती की भेंट चढ़ा दी जाएगी जांच के नाम पे, तो कल्याण सिंह जी का नाम सामने आ गया। अब तो कम से कम पूर्वाग्रह की राजनीति से बाहर निकलते हुए इन शिक्षा मित्रों को आप तत्काल प्रभाव से भर्ती दीजिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इनके जो भी अभी तक कार्यकाल रहा है इनका, उस हिसाब से इनको
अभी तक आर्थिक आधार पे इनका वेतन मान के हिसाब से इनकी वेतन और एरियर इन तत्काल प्रभाव से दिलवाई है। और आप इसका इंतजार ना करिए, क्योंकि चुनाव आने वाले, चुनाव आने तक ये टाल मटोल करेंगे, उसके बाद ये हाथ खड़े कर देंगे और इसको अपने घोषणा पत्र में पुनः शामिल कर देंगे। नहीं, अब घोषणा पत्र पे कोई अब घोषणा पत्र में कोई बहकने वाला नहीं है शबनम जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं सर कि महंत जी ने स्वतंत्र देव सिंह जी का नाम लिया। स्वतंत्र देव सिंह जी को ये काम नहीं करना है, ये काम करना है योगी जी को। नहीं, वो और उससे भी बड़ी बात है कि उससे भी बड़ी बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री शबनम जी का जवाब लेना जरूरी है। शबनम जी का जवाब लेना जरूरी है। हाँ शबनम जी जी, मैं जवाब एक ऑर्डिनेंस पास करा के रातों रात आप नियुक्ति दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जी विवेक जी, जो आप ये पूर्वाग्रह लेके बैठे हैं कि उन्होंने योगी जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने योगी जी का नाम लिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब अयोध्या भी आए तो उन्होंने पूर्व सरकारों का नाम ले रही थी, तो पूर्व सरकारों में कल्याण सिंह जी ने भर्ती शुरू की थी। अब आपके सामने सत्य तो आई गया। कल्याण सिंह जी ने के समय में हुआ, लेकिन देखिए अगर नहीं हुआ है, ये तो देखिए शिक्षा मंत्री बता रहे हैं। लोगों ने अगर आप की सरकार इतने लंबे समय तक रही, आपने इनका मानदेय तक नहीं बढ़ाया और आज 50 लाख की आप कर रहे हैं। अगर उस वक्त आप 50 लाख परिवारों को दे दिए होते, अगर उस वक्त आप 50 लाख दे दिए होते तो आज मुझे समझ में आता कि आप किस संवेदना के साथ बोल रहे हैं। किसी का माहौल उड़ाने के पहले इस बात को समझ जाइए, मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पे भरोसा रखिए। मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे इन्हें कहाँ आयोजित किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, इस पर गहराई से विचार विमर्श करते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं, निश्चित तौर पे आप लोगों की बात सुनी जाएगी। शबनम जी, मैं चाहता हूं कि इस विषय को आज जरूर शबनम जी, इस विषय को आज आप संगठन में अपने, आप मुख्यमंत्री से नहीं कह सकती तो संगठन में अपने प्रदेश अध्यक्ष से, और अब तो दिल्ली का संगठन भी फीडबैक आप लोग से ले रहा है, तो कम से कम दिल्ली तक आवाज पहुंचा सकती हैं कि संकल्प पत्र में जो 1 लाख परवाज थे पिछले बार, ये सब छोड़ देंगे, इस बार संकल्प पत्र पढ़ेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। संतोष को इस विषय को उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश सरकार कर ही नहीं रहा है, तो नहीं संतोष को सीधे टैग करके ट्वीट कर रहे हैं, उनका आकर्षण कर रहे हैं इस मुद्दे पे। नहीं तो ये करिए, आप भी करिए, और मैं शबनम जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस विषय को करवाएंगी आप, अगर आगे बढ़ाएंगी तो 1.25 लाख परिवारों, 1.5 लाख परिवारों के घर से आपको आशीर्वाद मिलेगा। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए इस दौर में आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। शबनम जी जरूर ध्यान रखिएगा, और मेरा निवेदन है आपसे। और आप 1 मिनट मुझे समय देंगे। बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे पे किया, और मेरी शुभकामनाएं निश्चित तौर पे जो भी आश्वासन इनको मुख्यमंत्री जी ने दिया है निश्चित तौर पे पूरी होगी। ठीक है, आश्वस्त। ठीक है जी। अभय जी आप बोलिए, अभय जी बोलिए। हाँ जी, मैं उस भर्ती पर बात कर रहा था, तो मैंने वही पूछा कि 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने जियो जारी करवाया था, और दूसरी चीज जो 60-65 की बात आ रही है, जो 69,000 की भर्ती हुई थी, इसमें जियो परीक्षा के बाद आया था। और शबनम जी ने अभी कहा कि 60-65 से कम पर भर्ती होनी नहीं चाहिए, तो 68,540-45 पर क्यों हुई? उसका जवाब नहीं है, उसका जवाब इन लोगों के पास वही तो, जब ऐसे मामले आते हैं तो और उसको छोड़ के दूसरी बात क्या मानक है कि 60-65 पर योग्य शिक्षक मिलेंगे? योग्य शिक्षक तो 70-80 पर भी मिल सकते हैं। 60-65 का मानक तय करने का ये पासिंग मार्क्स है, ना कि कट ऑफ है, और पासिंग मार्क्स मिनिमम होता है। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से मेरिट तो ऊपर से बनेगी, ऊपर से मेरिट तो जब बनेगी, जितने लोग आएंगे नहीं जो आएंगे बाकी तो छूट जाएंगे। हो सकता है 70% पर ही आगे खत्म हो जाए। हो सकता है कि 75% पाने वाला भी नियुक्ति ना पाए, ये भी हो सकता है। सही बात कह रहे हैं। पासिंग तो मिनिमम रखना चाहिए जो। कंट्रोल रूम जरा महंत राजू दास को भी जोड़िए। राजू दास कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से इस बात को आगे लेके जाऊंगा। मैं आज राजू दास से वादा करवाऊंगा कि राम राज्य में अगर हनुमान जी पुजारी नहीं करवा पाएगा इंसाफ, तो बेकार है फिर। हाँ, एक बात और है कि 4000 शिक्षा मित्र हमारे पिछले 4 साल में मतलब दुनिया छोड़ गए हैं। इनके परिवार के लिए सरकार ने क्या किया? अभी तो 250 शिक्षा मित्र लगभग तो मेरे सिर्फ इस महीने में, केवल मई और अप्रैल चुनाव के समय। आशीष जी 4000 शिक्षा मित्र टोटल छोड़ चुके हैं अब तक। जी बोलिए भट्ट साहब, इनके लिए क्या हुआ?
आशीष जी 1 मिनट हमको भी सुन लीजिए। हाँ हाँ बोलिए, आप भी बोलिए भट्ट साहब, बोलिए। सर देखिए, बिल्कुल गुमराह किया गया सारे शिक्षा मित्रों को। योग्यता होते हुए वो टेट थे तो ऑलरेडी वो अध्यापक बनने के काबिल थे। उनको रोकने के लिए आईएएसओ ने, अधिकारियों ने एक परीक्षा लाई जिसमें एक बैरियर खड़ा किया। और हम ये नहीं करते, आप करते हैं, लेकिन आप दोनों बार मेरे साथ छल किए। एक बार 30-33 करके छल किए, एक बार 0 कटाव करके परीक्षा करा के 60-65 किए। आपको हमको परीक्षा से पहले बताना चाहिए था कि आपको 60-65 लाना है, आपको 40-45 लाना है, तब हमको आप तो बताते। हम दिन भर स्कूल में काम किए, रात में पढ़ाई किए, दिन भर बच्चों को पढ़ाए, रात में स्वयं पढ़े और ईमानदारी से परीक्षा दी। और जिसको मुझे 25% मिलना चाहिए था, वो मेरा हक मारने के लिए, अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए हमको एक बैरियर खड़ा करके पासिंग मार्क के रूपी अवरोध को रोका गया। पीड़ा ये है, पूरे भारत की 230 करोड़ जनता नौकरी नहीं करती महोदय। 230 करोड़ जनता नौकरी नहीं करती महोदय। लेकिन पीड़ा ये है, आपने कुछ दिया नहीं और अयोग्यता का ठप्पा लगाया। चौराहे चौराहे पे लोग कहते थे 25 अंक का भारांक मिल गया है, अब शिक्षा मित्र मास्टर हो जाएंगे। आप तो हमको जो जलालत, जो अपमानित कराया सर, वो दुख है हमको। नहीं तो जीवन यापन तो एक मजदूर भी कर रहा है, एक शिक्षा मित्र भी कर रहा है। ये जलालत बहुत सबसे बड़ी पीड़ा का विषय रहा और कुछ नहीं। हम लोग रात दिन मेहनत किए महोदय, 60% कम नहीं होता है। आपका टेट 55 और 60 पे पासिंग मार्क है। आप एक दिन बाद परीक्षा कराने के बाद कहते हो कि अभी 2 मीटर जो पहले कूदना है, ये 5 मीटर कूदना है। इस तरह की धोखाधड़ी बंद कीजिए। आगे से किसी भी गरीब, बेरोजगार, अन्य साथियों के लिए देखिए, हाँ हमारे बच्चे आएंगे, शबनम जी है ना, आपका भी बच्चा आएगा, विवेक जी आपका भी बच्चा आएगा, राजनीति में नहीं जाएगा। उसके साथ जिस दिन ये अन्याय होगा, आने वाली सरकारें करेंगी, उस दिन आपको पीड़ा का एहसास होगा। जो पीड़ा मुझे है, उस पीड़ा का एहसास आपको भी होगा। इसलिए कृपया ऐसी राजनीति ना हो, छल पूर्वक राजनीति ना हो। आपको जो करना है वो बता दीजिए, समय पहले बता दीजिए। हम अगर उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो ये मेरा दोष है, और अगर हम खरे उतरते हैं तो मिलेगा मुझे। लेकिन गुमराह करके, छल पूर्वक अधिकारियों के बहकाव में आके हमारे राजनेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री उनके छलावे में आके हमारा हित कर जाए, ये बहुत कष्टप्रद विषय है। बिल्कुल ठीक भट्ट साहब, बिल्कुल ठीक बात है। किसी मुख्यमंत्री और किसी प्रधानमंत्री को कोई अफसरशाही नहीं चुनता है। किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ये जनता चुनती है। उस जिस जनता में हम और आप हैं, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अफसरशाही नहीं चुनती है कि अफसरशाही की सुने, जनता की सुनने के लिए ही जनता चुनती है। ठीक है, हमारे साथ एक, मैं आज सभी जो भी जुड़े हैं सबको पूरा मौका दूंगा, भले मुझे 10 मिनट ज्यादा करना पड़े चर्चा। हमारे साथ वीरेंद्र शुक्ला एक शिक्षा मित्र साथी हैं। वीरेंद्र जी आवाज आ रही है? वीरेंद्र शुक्ला जी आवाज आ रही है? वीरेंद्र शुक्ला जी आवाज आ रही है? चेक करवाइए भाई, वीरेंद्र शुक्ला जी की आवाज नहीं आ रही है, चेक करवाइए। विवेक जी के पास चलूंगा। विवेक जी, विवेक कुमार पांडे आवाज आ रही है आपको? कंट्रोल रूम या आवाज चेक करवाइए, क्यों नहीं जा रही है सबके पास? विवेक कुमार पांडे आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। किसके? हाँ वीरेंद्र शुक्ला जी,
जी जी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, फिर आप अपनी जो कष्ट पीड़ा है वो रखिए, ये जहां तक आवाज आपकी जा सकती है वहां तक हम लोग पहुंचाएंगे। जी बोलिए वीरेंद्र शुक्ला जी। वीरेंद्र शुक्ला जी नहीं, उन तक आवाज जा रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। संतोष दुबे आवाज आ रही है आप तक? संतोष दुबे जी म्यूट, आप मोबाइल में अपनी आवाज खोलिए, म्यूट है आप, खोलिए। हाँ अब बोलिए संतोष जी। फिर बंद हो गया संतोष जी, ऑडियो खोलिए आप, नीचे ऑडियो खोलिए, मोबाइल में नीचे देखिए ऑडियो। हाँ अब बोलिए, आप बोलिए जी, बोलिए संतोष जी। जी 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 बोलिए। अब आपसे मेरा निवेदन यही है, किसी प्रकार से शबनम मैडम से कह के हमारी आवाज को बुलंद किया जाए, हमारी आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। संतोष जी आपकी आवाज जब तक पहुंचेगी नहीं तब तक हमारी आवाज बंद नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही आपसे हम लोगों को उम्मीद है। तो जब तक हम लोगों की आवाज बुलंद नहीं होगी, योगी जी के कान तक नहीं पहुंचेगी, हमें ये लगता है कहीं ना कहीं आवाज हम लोगों की दबाई जा रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को भला नहीं कर पा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। नहीं तो संतोष जी, इतना मेरा इतना आपसे वादा है कि आवाज जी ये सुने न सुने अनसुना करें, लेकिन इनके कान तक सरकार के मुखिया के, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के कान तक ये आवाज पहुंचाने के लिए ये आवाज मेरी बंद नहीं होगी। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज बंद अगर नहीं होगी तो काम तो करना ही पड़ेगा उनको। हाँ तो करना पड़ेगा, चाहे ये सरकार करे चाहे अगली सरकार करे, करना तो पड़ेगा, अगली सरकार करे। हाँ लेकिन हम तो वर्तमान सरकार को देख के ही हम लोग अपना संघर्ष करेंगे, और हम पीछे जो बीता हुआ समय उसको छोड़ के आगे की देखना है, आगे क्या करना है। अब आगे हम लोगों का सरकार किस प्रकार भला कर सकती है, वो सरकार हम लोगों के प्रति डिसीजन ले। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, हमारी यही मंशा है। हाँ। जी अभय जी, अभय कुमार सिंह जी बोलिए, आप बोलिए, आप इस संघर्ष को कैसे, क्योंकि आप इस संघर्ष को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपको आगे बढ़ाना है। कई चैनलों पर कई डिबेट को देखता हूं और बार बार एक ही भाजपा के प्रवक्ता महोदय द्वारा कहा जाता है कि गुणवत्ता शब्द आती है। आज मैं इनको बता दूं कि जब कल्याण सिंह जी ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की थी तो गांव के सबसे टॉप मेरिट के लड़के नियुक्त हुए थे, और उस समय जो वर्तमान परिस्थिति थी 1999 की, उस समय स्कूल के प्रधानाध्यापक का वेतन लगभग 6,000 रुपए था और सहायक अध्यापक 4500 रुपए वेतन थे। उस समय 2250 रुपए पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, जो एक उस समय तत्कालीन समय के लिए सम्मानजनक था, क्योंकि हम सहायक अध्यापक के आधा वेतन पाते थे। वो 4500 रुपए सहायक अध्यापक पाने वाला आज 80,000 रुपए वेतन पा रहे हैं, तो उनके आधा भी तो हमें मिलना चाहिए। अगर हमें शिक्षा मित्र को, क्या हमें महंगाई, हमको छोड़कर महंगाई आती है? शिक्षा मित्र के लिए महंगाई नहीं है, केवल नौकरी जो कर रहे हैं उन्हीं को महंगाई भत्ता चाहिए, उन्हीं का इंक्रीमेंट चाहिए। बिल्कुल, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण अब है, आपने कहा, आप बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जिसको वेतन मिल रहा है, वेतन तो ज्यादा जिसका है कम है, हम उस विषय पर नहीं बात करेंगे। महंगाई तो सबके लिए, जिसको वेतन मिल रहा है जो अस्थाई है उसके लिए भी तेल ही खींच के खाएगा, महंगाई उसके लिए भी है और शिक्षा मित्रों के लिए भी है, तो उनको क्यों नहीं भत्ते? बिल्कुल, उनको क्यों नहीं मिला? हाँ। दूसरी बात, चरम पे महंगाई पहुंच गई, उसके आधार पे बढ़ाना चाहिए हम लोगों का। और एक चीज, और दूसरी बात, 2014 में जो सरकार थी उसने एक नियमावली बनाकर शिक्षा मित्रों को अस्थायी किया था, जो सहायक अध्यापक का वेतन पाए थे, जो 2014 से लेकर 2017 तक। अगर उनके नियमावली में कुछ कमियां रह गई हैं तो इस सरकार को उस नियमावली की कमियों को सुधार कर इनको वेतन देना चाहिए। आगे में 2014 से 2017 तक वेतन कहां से मिला, कहां से खजाना आया? आज इनके पास पैसे की कमी है शिक्षा मित्रों को वेतन देने के लिए। 2014 की सरकार 2015 की सरकार कैसे दे दी? अगर ये कहे कि वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो सरकार किसी की नहीं होती, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे परमानेंट किया था और उत्तर प्रदेश सरकार को परमानेंट करना चाहिए। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है। मुख्यमंत्री किसी पद पर बैठने के बाद वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं,
उनका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, कोई मित्र नहीं होना चाहिए, सबको एक नजर से देखना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैं लगातार मैं जो चर्चाएं मैं करता हूं उसके बाद उसका फॉलोअप भी लेता हूं। कहां से बजट आया, 2016 में कहां से बजट आया कि हमें वेतन मिला, हम 28,528 रुपए पर नियुक्त हुए 2014 में, और अंतिम वेतन 39,075 रुपए तक हम पाए, और अचानक 10,000 रुपए मुझे मिलने लगा। क्या बजट की कमी हम मानदेय भी तो 40,000 कर सकते थे। ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस तरीके से समाज में एक सामाजिक रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धक्का लगना। इसलिए इस विषय पर आप लोग सभी साथी हमारे अभय कुमार सिंह जी बोलिए। चाहता हूँ एक मिनट गुणवत्ता पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आज भी मैं दावा करता हूँ कि शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के बच्चों को अपने क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय तरीके से जितना अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, शायद इनके हाइब्रिड वाले टीचर जाके नहीं दे पाएंगे। और पूरे बेसिक शिक्षा परिषद में 10 टीचर हैं, 10 लाख शिक्षक हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, सहायक अध्यापक हो, अध्यापक हो, प्रधानाध्यापक हो, सबकी संख्या लगभग अनुमानतः 9 से 10 लाख है। इस 10 लाख की संख्या मात्र 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, 1.5 लाख शिक्षा मित्र है जो टोटल संख्या के 15% है। 50% गुणवत्ता वाले हम कहना चाहते हैं 25 जुलाई 2017 को जब हमारा समायोजन सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त हुआ, ठीक है, उन्होंने राज्य सरकार पे छोड़ा। उस समय जो योग्यता थी 22,000 शिक्षा मित्र भी टेट पास थे, वही बहाल हुए 72,825 वाले टेट मेरिट एकेडमिक मेरिट लेके गए थे, वो बहाल हुए। तो हम वो टेट पास थे उस समय बहाल हो गए। हम अगर मान लीजिए हमारा शिक्षा में टेट पास नहीं था, 22,000 जो शिक्षा में टेट पास था उसका भी तो सरकार ने नहीं सुना। उनको तो नियुक्ति देनी चाहिए थी। जब बगल में आप 78,225 को बचाते हो, हमने क्या अपराध किया था? क्या अपराध किया था? हम 22,000 टेट पास थे उस समय ना, हम आपकी सारी अर्हता पूरी करते थे ना। आपने हमें दिया क्या? हमने मुझे दिया क्या? मैं आज की चर्चा के बाद मैं संतोष भट्ट जी किस पे वो हम मुकदमा हारे, 78,225 जीता, दोनों सही हो गया, टेट पास एकेडमिक मेरिट दोनों सही हो गई, हम वो बलिदान दे दिया गया, मेरी कुर्बानी कर दी गई। लेकिन उस समय हम 22,000 योग्यता पूरी करते थे, हमको क्यों नहीं दिया गया? आखिर हमारा दोष क्या था? हमने नकल नहीं की, हमने फराड नहीं किया, हमने सफेदा नहीं पोता। अरे सफेदा वालों को नौकरी मिल गई। कोई नहीं, भट्ट साहब, संतोष भट्ट जी, संतोष दुबे जी और अभय कुमार सिंह जी, मैं आज इस चर्चा के बाद भी ऐसा नहीं है कि चर्चा खत्म हो जाएगी और मामला खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं शबनम पांडे से, मैं खुद शबनम पांडे से, मैं जो जिन विषयों पे चर्चा हम लोग करते हैं मैं उस पे फॉलोअप भी लेता हूं। मैं शबनम पांडे से फॉलोअप लूंगा, और नहीं तो अगले हफ्ते 5-7 दिन का वक्त कम से कम देखते हैं कि क्या ये लोग करते हैं। अगले हफ्ते आज से और ज्यादा मजबूती से शिक्षा मित्रों के हक की बात और मजबूती से फिर से हम इन प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और विपक्ष के प्रवक्ताओं को बैठाएंगे, और मजबूती से अगर एक हफ्ते में कोई सुगबुगाहट, कोई अच्छे संकेत, शुभ संकेत आते हैं तो ठीक है, अन्यथा अगले सप्ताह हम फिर आप लोग के साथ आपके हक की बात करते रहेंगे। आज फिलहाल इतना ही। आज के अलावा मैं एक बात और जोड़ दूं, बहस खत्म होते होते, कि जो टीईटी क्वालिफाइड नहीं है शिक्षा मित्र, उनके भी हक और हित की बात होगी अगली बार जो ये हाई लेवल कमेटी बनी है, ये हाई लेवल कमेटी कहां सो रही है? उस हाई लेवल कमेटी के मुखिया डॉक्टर दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो अब तक क्या कर रहे हैं? इस विषय पर भी हम सवाल खड़ा करेंगे और दिनेश शर्मा के पास संवाददाता भी भेजेंगे कि आप 3 साल में एक हाई लेवल कमेटी थी
जो शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपको कुछ निर्णय लेने थे, कुछ विचार करना था, आपने क्या विचार किया, इन सारे विषयों को लेकर के हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे शिक्षा मित्रों के साथ। बाकी हम हर दिन की तरह 5 बजे प्रश्नकाल में जन सरोकार के मुद्दे, जनता के मुद्दों को लेकर के मिलते रहेंगे। धन्यवाद।